नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी बोर्ड कल बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित करेगा। कल 10वीं और 12वीं एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। 10वीं का रिजल्ट दोपहर 2 बजे आएगा, तो वहीं 12वीं का रिजल्ट शाम 4 बजे आएगा। छात्र अपना परिणाम upmsp.edu.in और साथ ही upresults.nic.in वेबसाइट पर देख पाएंगे। जो परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे वो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के जरिए अपना रिजल्ट देख पाएंगे। 24 मार्च से 13 अप्रैल तक 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हुई थीं, तो वहीं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 के बीच किया गया था और अब परिणाम की घड़ी आ गई है। कल रिजल्ट जारी किया जाएगा यूपी बोर्ड की तरफ से। 10वीं और 12वीं के नतीजे कल आ जाएंगे। 10वीं के नतीजे दोपहर 2 बजे आएंगे और 12वीं का रिजल्ट शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। वो लाखों छात्र जो इंतजार कर रहे थे कि उनका रिजल्ट कब आएगा, उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। कल यूपी बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी किया जाएगा। कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ रहा है। हमारे साथ में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हैं। मैम, कल रिजल्ट आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी तरफ से? कल रिजल्ट आने की पूरी तैयारी है और कल हाई स्कूल का और इंटर का दोनों का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। कितने छात्र पंजीकृत हैं और कितने छात्रों का पंजीकरण है और कितनों ने परीक्षाएं दी हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो छात्रों का पंजीकरण हुआ है वो 51,92,616 बच्चों का हुआ है और इसमें जो सम्मिलित हुए हैं वो 47,58,212 परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। बिल्कुल। मंत्री जी, आप खुद टीचर रही हैं माध्यमिक शिक्षा में ही, आप क्या संदेश देंगी उन छात्र छात्राओं को जो किन्हीं कारणों से असफल हो गए हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर हमें कहीं असफलता मिलती है तो सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़े से और परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो हमारे बच्चे परेशान ना हों। अगर किसी के नंबर कहीं कम रह गए हैं या किसी वजह से बच्चा उत्तीर्ण नहीं हुआ है तो हम समझते हैं कि दोबारा से अगर वो इतनी मेहनत करेंगे तो और अच्छे नंबरों से पास होंगे और उनका भविष्य सुनिश्चित होगा। क्योंकि जीवन में सफलता और असफलता आती रहती है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी जो बच्चे थोड़े नंबरों से रह जाते हैं अगली बार जो है टॉप करते हैं। तो मेरे बच्चों से यही कहना है कि अगर कहीं नंबर कम रह जाते हैं तो खूब मेहनत करें और निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। जिस तरीके से जो रिजल्ट कल आ रहा है उसको लेके अधिकारियों से किस तरह से आपने निर्देश दिए हैं कि रिजल्ट देखने में छात्र छात्राओं को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, वेबसाइट हैंग ना हो? नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार की गई हैं कि हमारे छात्र छात्राओं को रिजल्ट देखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ये सारी समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या तैयारियां हैं बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी करने को लेकर और बच्चों में कैसा उत्साह है ये जानकर कि कल उनका रिजल्ट आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर यूपी बोर्ड एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड है और 51 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों पंजीकृत थे, जिसमें से 47 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों को इंतजार था और उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। और इस वक्त मैं बोर्ड ऑफिस में ही मौजूद हूं। आज शाम को ये खबर आई कि कल बोर्ड का रिजल्ट यानी 18 जून को जो है घोषित किया जाएगा और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 बार में रिजल्ट घोषित करेंगे। दोपहर 2 बजे हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित होगा और शाम 4 बजे इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसको लेकर सभी यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। बोर्ड मुख्यालय में जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सरिता तिवारी, वो रिजल्ट घोषित करेंगे और हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर तमाम कर्मचारी हैं। जिस कक्ष में जो है वो रिजल्ट घोषित होना, हम उस तरफ भी चल रहे हैं। वो कक्ष यहाँ पर तैयार किया जा रहा है जहाँ पर हर बार रिजल्ट अनाउंस होता था। हालांकि पिछले 3-4 वर्षों से ये रिजल्ट लखनऊ से घोषित हो रहा था, लेकिन ये 3-4 वर्षों के अंतराल के बाद पहला मौका है जब यहाँ से घोषित होगा। और जो सभापति हैं और डायरेक्टर हैं डॉक्टर सरिता तिवारी और यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल, वो रिजल्ट घोषित करेंगे। और इस तरह से यहाँ पर ये तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये वो हॉल है जहां पर ये पूरी तैयारी की जा रही है और यहीं पर कल रिजल्ट की घोषणा यहीं पर की जाएगी। तो न्यूज़ 18 सबसे पहले उस जगह पर भी पहुंचा है जहां पर रिजल्ट की घोषणा की जानी है। तो हम अंदर भी चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से रिजल्ट का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जाना है, उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां यूपी बोर्ड की ओर से की जा रही हैं।
तो ये उस कक्ष में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर तमाम अधिकारी भी हैं और तमाम यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर हैं। जो रिजल्ट जो यहाँ पर तैयार होगा, साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है। यहीं पर बैठकर जो सभापति हैं और जो यूपी बोर्ड के सचिव हैं वो यहाँ पर रिजल्ट जारी करेंगे। तो न्यूज़ 18 सबसे पहले उस जगह पर पहुंचा है। ये तमाम चेयर्स उन पत्रकारों के लिए लगाई गई हैं जो कि बोर्ड के रिजल्ट के समय यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो दोपहर 2 बजे और 4 बजे 2 बार में ये रिजल्ट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यहाँ पर घोषित किया जाएगा और 2-3 वर्ष के अंतराल के बाद पहला ये मौका होगा जबकि प्रयागराज से ये रिजल्ट घोषित होगा। तो सभी को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो ये कह सकते हैं आज देर रात तक इसकी तैयारी की जाएगी और यहाँ पर कल जो है पूरा गहमा-गहमी का माहौल रहेगा और यहाँ पर जो 47 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके रिजल्ट का जो इंतजार है वो कल खत्म हो जाएगा। जी, कुछ अभ्यर्थियों से आपने बातचीत की है, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए बच्चों में कैसा उत्साह है रिजल्ट को लेकर। देवी स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप ये बताइए कि आप किस क्लास की स्टूडेंट हैं और रिजल्ट को लेकर कितना बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि रिजल्ट आए और कैसे रिजल्ट की उम्मीद करती हैं? सर मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ और बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। काफ़ी अच्छा हम लोग ने किया, अपना पूरा 100% दिया है और कितनी जल्दी आ जाए तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि किस तरह से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और कितना जल्दी रिजल्ट आए इसको आप सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट घोषित हो? सर मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, मुझे रिजल्ट का बहुत देर से इंतजार है। कितनी उत्सुकता हो रहा है कि रिजल्ट कितनी से जल्दी आए। जी, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना की वजह से कुछ पढ़ाई में भी दिक्कतें हुई थी, देर से स्कूल खुले, उसके बाद किस तरह से तैयारी हुई और अब रिजल्ट के लिए कितना इंतजार है? सर कोरोना काल में भी हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। फिलहाल की ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस होता है, लेकिन हमारे सर हमारे क्लास के टीचर जो थे वो इस तरह से मैनेजमेंट किए थे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन हम लोग जब ऑफलाइन क्लासेस चलने लगी तो हम लोग रेगुलर आने लगे, पढ़ाई उसमें चली और जो हम लोग की छूटी थी क्लासेस या फिर जो हम लोग को समझ में नहीं आता ऑनलाइन क्लासेस, हम लोग कैसे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं और क्या चाहते हैं, कब तक रिजल्ट घोषित हो? सर रिजल्ट तो बहुत अच्छा आएगा। बस यूपी बोर्ड के मतलब हेडक्वार्टर से यही उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी हम लोग का रिजल्ट दें ताकि हम लोग अपने रिजल्ट को लेके आगे अपनी पढ़ाई को आगे कक्षाओं में जा सके। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना उत्सुकता है रिजल्ट को लेकर और किस क्लास का एग्जाम दिया है आपने? सर मैंने क्लास 10th में, मैंने 10th का, हमें उम्मीद है कि रिज़ल्ट जल्द आए और मेहनत में पूरा विश्वास है कि रिजल्ट हमारा अच्छा ही आएगा। बताइए आपके रिजल्ट को लेकर कितना आप वेट कर रही हैं कि अच्छा जल्दी से रिजल्ट आए और कितनी तैयारी की थी और क्या लगता है कि कैसा रिजल्ट रहने वाला है? सर उत्सुकता तो बहुत है और वेट हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं। डेली ही वेबसाइट चेक कर रहे हैं हम लोग, ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर रहे हैं यूपी बोर्ड की कि अब रिजल्ट आए। डेली दिखाते हैं कि आज किस तरह की तैयारी की थी, कितना आपको लगता है कि कैसा रिजल्ट होने वाला है? सर तैयारी तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से की थी, हमारे सारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था, एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई गई थी हम लोगों के लिए, सारे जो भी बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे थे और रिजल्ट भी पूरा 100% आने की उम्मीद है। 100% रिजल्ट आने की उम्मीद है। हम शिक्षकों से बात करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के बावजूद जिस तरह से आप लोगों ने बच्चों के साथ लगकर उनकी तैयारी कराई, तो अब रिजल्ट को लेकर बच्चे तो इंतजार कर ही रहे हैं, आप लोगों में कितनी उत्सुकता है रिजल्ट को लेकर? वास्तव में विद्यार्थियों से ज़्यादा उत्सुकता शिक्षक में होती है क्योंकि यह पूरे साल का परिणाम होता है और विगत कई वर्षों से हम लोग बेहतर परिणाम देते रहे हैं। तो इस बार भी उम्मीद है कि हम लोग बेहतर परिणाम जरूर देंगे और रिजल्ट को लेकर के काफ़ी एक्साइटमेंट है और उम्मीद है कि रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए ताकि हमारे विद्यार्थी जो हैं वो बेहतर परिणाम पाने के बाद नई कक्षाओं में अपना प्रवेश लेकर के अपनी पठन पाठन को फिर से जारी रख सकें। निश्चित तौर पर सभी बच्चों को और शिक्षकों को इंतजार है। हमारे साथ और भी शिक्षक हैं। मनोज गुप्ता जी, आप बताइए कि किस तरह से बच्चों को तो इंतजार रहता है लेकिन चूंकि शिक्षक जो है वो बच्चों को तैयार करते हैं और उनके साथ साल भर लगे रहते हैं, तो किस तरह से आप लोगों को इंतजार है रिजल्ट का? ये कोई ही विद्यालय हो, वो शिक्षक तो पढ़ाता ही है लेकिन अपने बच्चों से जो उम्मीद करता है, बच्चों के बल पर ही वो आगे बढ़ता है, चाहे विद्यालय हो चाहे शिक्षा हो। तो हर शिक्षक चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा करें। तो हम लोगों ने भी उतनी ही मेहनत की थी और बच्चों ने पूरे मन से इस बार क्या हर बार की तरह परीक्षा दिया और बच्चों ने भी उम्मीद जताई है कि हम लोगों का एकदम 100% हर बार की तरह रिजल्ट आएगा। निश्चित तौर पर यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है उसको लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो मूल्यांकन का कार्य था वो भी 7 मई तक पूरा कर लिया गया था और इसके बाद अब रिजल्ट की तैयारियां की जा रही हैं और अंतिम दौर में है और तमाम जो विद्यार्थी हैं और जो शिक्षक हैं, इसके साथ साथ उनके पेरेंट्स हैं, उनको यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार है। तो सभी बेसब्री से यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और माना जा रहा है कोरोना काल के बाद आने वाला ये रिजल्ट भी
पहले के रिजल्ट की तुलना में पहले से बेहतर होगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। जो लोग भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, हमने उनसे शांति की अपील की है। जो लोग नहीं मानेंगे उनके साथ फिर कानून अपना काम करेगा। तो अग्निपथ योजना को लेकर यूपी में जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली एनसीआर के अलावा ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, अलीगढ़, जौनपुर, मथुरा में छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली आगरा हाईवे पर पथराव किया गया। वाराणसी में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी। वहीं जौनपुर के वाजिदपुर चौराहे पर अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्थरबाजी की गई, आगजनी हुई। अलीगढ़ में भी छात्रों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया। टप्पल थाना इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। रायबरेली, अमेठी, फिरोजाबाद में भी युवाओं ने अग्निपथ योजना को लेकर विरोध दर्ज कराया। देवरिया में उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। युवाओं के गुट ने रेलवे ट्रैक जाम करने की कोशिश की। सुभाष चौक से लेकर सिविल लाइन तक उत्पात मचाया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से मारपीट पर आमादा हो गए, तोड़फोड़ की। जिले में इस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन प्रदर्शन की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। देवरिया की तस्वीर आप देखिए, जहां पर ये प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, जमकर उत्पात मचाया गया। पुलिस वालों पर भी हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया, लेकिन अभी भी कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। उधर अलीगढ़ में भी नौजवानों ने हिंसक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बस को आग के हवाले कर दिया, तो वहीं जट्टारी पुलिस चौकी में आग भी लगा दी, जबकि उपद्रवियों ने एडीजी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे यहां पर प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगा दी। इसके अलावा पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया और बाद में एडीजी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। हालांकि देर शाम होते होते हालात काबू में आ गए, लेकिन दिन भर जो यहां पर उपद्रव चला है, बवाल की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके साथ हम इस वक्त साझा कर रहे हैं। आप देखिए कैसे बस में यहां पर आग लगा दी गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस वक्त बस में यात्री सवार नहीं थे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जट्टारी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया और तीसरी तस्वीर में एडीजी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। टप्पल कट के निकट है, जहां पर वहीं बलिया में अग्निपथ योजना के खिलाफ बवाल देखने को मिल रहा है, जहां प्रदर्शनकारी युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर बवाल किया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बलिया की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे भारी भीड़ रेलवे स्टेशन के भीतर दाखिल हो गई। प्लेटफॉर्म पर जमकर हंगामा किया गया और उसके बाद ट्रेन में आग लगा दी गई। बाद में जीआरपी के जवान यहां पर पहुंचे, पुलिस टीम यहां पर पहुंची, हालात काबू में किया गया, लेकिन तब तक यहां प्रदर्शनकारियों की तरफ से भारी नुकसान किया गया। पूरी की पूरी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। वो नहीं पकड़ेगा। वाराणसी में भी प्रदर्शनकारियों का बवाल देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी। कैंट रेलवे स्टेशन के क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर यह आग लगाई गई थी। भारी फोर्स मौके पर मौजूद थी। उपद्रवी युवाओं को खदेड़ा गया। वहीं पुलिस कमिश्नर ने प्रदर्शनकारी युवाओं से शांति की अपील की है और कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। जो लोग भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, हमने उनसे शांति की अपील की है। जो लोग नहीं मानेंगे उनके साथ फिर कानून अपना काम करेगा। तो अग्निपथ योजना का यूपी में जगह जगह विरोध हो रहा है।
मथुरा में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया, जहां दिल्ली आगरा हाईवे पर पथराव देखने को मिला। नरहोली थाना इलाके में यह पथराव किया गया, जिसके बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों में दहशत फैल गई। इस दौरान कुछ लोग घर में फोन कर अपनी जानकारी भी देते हुए नजर आए। 3 तस्वीरें हम आपको मथुरा के दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन के चलते लोग कैसे डरे और सहमे थे, वो आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं। तमाम लोग कई घंटों तक यहाँ दहशत के साए में जी रहे थे। उन्होंने अपनों को फोन कर ये बताया कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन इस दौरान कैसे उपद्रव देखने को मिला है, कैसे पथराव किया गया, बवाल काटा गया, वो सब कुछ आप इन 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अरे रोने का काम नहीं, वो लोग होपलेस हो जाएंगे। और अग्निपथ योजना के विरोध में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि सरकार ने युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। बेरोजगारी को लेकर लोग चिंतित हैं। एकमात्र आर्मी ऐसी संस्था है जिसके साथ खिलवाड़ कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। 4 साल की अस्थायी नौकरी, उसके लिए आदमी अपने जोखिम, कितना बड़ा जोखिम लेगा। और वो लोग जो किसान परिवार से हैं, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी है, अपने घर की, समाज की पूरी बड़ी जिम्मेदारी लेके वो आर्मी में जाना चाहते हैं, देश प्रेम से, उस भावना से, उस जोश में जाते हैं कि हम लोग अपने धरती माँ की रक्षा करेंगे। आज आपने उनकी भावना को चोट पहुंचाई है। और अब बात करेंगे जुमे की नमाज की, जो आज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। हर जगह पुलिस की पहरेदारी रही। पुलिस के साथ साथ प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस की पैनी नजर रही। नवनियुक्त पुलिस मित्रों को भी चप्पे चप्पे पर हालात की जानकारी के लिए लगाया गया था। सुबह से ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस एक्टिव दिखाई दी। पुलिस ने लोगों से अपील की कि जुमे की नमाज अदा करने के बाद सीधे घर पर जाएं और किसी बहकावे में ना आएं, जिसका पूरे प्रदेश में पालन किया गया। प्रयागराज में पिछली बार की तुलना में 15 से 16 गुना अधिक पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। पूरे इलाके को 50 सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई थी। हिंसाग्रस्त इलाके में 300 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे और 4 ड्रोन कैमरे लगाए गए थे। 200 से ज्यादा वीडियोग्राफर्स की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा हर जिले में पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहा और जुमे पर किया गया सुरक्षा का वादा पूरा किया गया। जुमे के दिन संगम नगरी प्रयागराज पर सबकी नजर थी, लेकिन अटाला इलाके समेत सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी गई। अटाला बड़ी मस्जिद में नमाज अदा कर बाहर निकले नमाजियों ने कहा कि प्रशासन की बात का सभी ने पूरी तरीके से पालन किया है। तो ये बताइए कि किस तरह से आज यहाँ पर नमाज अदा हुई, करीब कितने लोग यहाँ पर थे? हमारे यहाँ कम से कम इस वक्त समझ लीजिए कि 400-450 आदमियों ने लगभग नमाज पढ़ी है और सुकून से नमाज हुई। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन ने जो हम लोग से गाइडलाइन दिया था, हम लोग उसी तरह से फॉलो किया और नमाज हो गई। दिख रहा है जो कुछ है, ये पूछने की जरूरत नहीं है। अब तो न शोर शराबा कुछ नहीं, नमाज पढ़ा और निकल गया आदमी। और मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है। बीजेपी लखनऊ मुख्यालय में वीक बूथ कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में यूपी के सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसद मौजूद थे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में शामिल हुए। सभी 80 लोकसभा सीटों, 403 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के कमजोर बूथों को ABCD कैटेगरी में बांटा गया और साथ ही साथ रणनीति तैयार की गई मिशन 2024 को फतेह करने की। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को सक्रिय बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए लगातार काम करती है। उसी संदर्भ में यह बैठक उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों की थी और पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए, बूथ को कैसे और सशक्त किया जाए, इस दृष्टि से योजना बनाई है। कमजोर बूथ जहां पर दिक्कत रहती है, उन पर क्या कार्य योजना? नहीं, मैंने कहा कि केवल कमजोर बूथ ही नहीं, जो हम जीतते हैं वो मजबूत बूथ की भी समीक्षा हम करते हैं कि उसको और कैसे मजबूत किया जाए। तो जो मजबूत बूथ है उसको और मजबूत करना और जहां पर कोई कमियां हैं उसको और ठीक करने का प्रयास करना। और क्षेत्र आवंटित किए गए हैं क्या? नहीं, कोई थे, सभी सांसद और स्थानीय स्तर पर लोग मिलकर के अपना काम करेंगे।
आजमगढ़ उपचुनाव में प्रचार के लिए 4 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी प्रत्याशी मंदिर मस्जिद द्वारे द्वारे चक्कर काट रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र यादव मंदिर पहुंचे तो सवाल खड़े हो गए। बीजेपी कह रही है कि वो पिछले हफ्ते मजार पर चादर चढ़ाने गए थे, हमने सवाल उठाया तो अब मंदिर पहुंच गए। धर्मेंद्र यादव का हाल राहुल गांधी वाला है। धर्म की धुरी पर गढ़ में घमासान, मंदिर मजार पर सियासत सवाल, हर एक तस्वीर पर सवाल, भगवा चक्रव्यूह में फंसे धर्मेंद्र। उम्मीद तो ये थी आजमगढ़ के चुनाव में विकास का मुद्दा हावी होगा, लेकिन जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, मंदिर और मजार का मुद्दा हावी होता जा रहा है। पहले बीजेपी ने धर्मेंद्र यादव के मजार जाने पर सवाल उठाए। अब धर्मेंद्र यादव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तो सवाल उनकी मंशा पर उठे और तुलना राहुल गांधी के तथाकथित सॉफ्ट हिंदुत्व से हुई। उनकी एंट्री होती है और वो जा करके एक मजार पे चादर चढ़ाते हैं, जबकि उनको हिंदुओं का ख्याल नहीं है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 2019 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो एक कांग्रेस के बड़े नेता जो कि मज़ारों पे जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, फिर उसके बाद टिप्पणी करने के बाद उनको हिंदुओं का ख्याल आया तो हिंदू बनने का ढोंग करने लगे और उस पर जो है रुद्राक्ष की माला और टीका लगा करके दर्शन करने जाते थे। बीजेपी के इन तमाम सवालों के बीच सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव के मंदिर जाने वाली तस्वीरों को लगातार शेयर कर रही है, ताकि बीजेपी के हिंदू विरोधी वाले आरोपों का जवाब दिया जा सके। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी की मानसिकता कम्युनल है और आजमगढ़ की जनता ये अच्छी तरह जानती है। भाजपा की जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये पूरा इनका जो पार्टी का जो स्टैंड है, ये कम्युनल लोग हैं और हमेशा जो है धार्मिक भावना भड़काने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। संविधान में ये व्यवस्था है, संविधान में लिखा हुआ उसके प्रियम्बल में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष तरीके से समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को एक समान सम्मान देती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी कम्युनल है और कौन सी पार्टी धर्मनिरपेक्ष। सवाल है कि धर्मेंद्र यादव मजार के मंदिर पर तब गए जब बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू किया। और सवाल ये भी है कि अगर चुनावी बिसात पर धर्म एजेंडा नहीं है तो फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मंदिर से मजार का चक्कर क्यों काट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।